हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान आर्ट हिस्ट्री कल्चर में, राजस्थान की हिस्ट्री में चौहानों का इतिहास चल रहा है। चौहानों की अलग अलग शाखाएं हमने कर ली। शाकंभरी अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान। अब जो है चौहानों का एक और वंश जो कि हाड़ौती प्रदेश में था, उसे हाड़ा चौहान कहा जाता है। उनका बूंदी का इतिहास, कोटा का इतिहास जो है हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बूंदी के या हाड़ौती के हाड़ा चौहानों का इतिहास। पहला हाड़ौती प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती पठारी प्रदेश है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ का प्रदेश आता है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व का पठारी यानी प्लेटो टेबुलर लैंडफॉर्म वाला इलाका है। 13वीं-14वीं शताब्दी में राजपूतों के आने से पहले यहाँ पर मीणाओं और भीलों का जो है आधिपत्य था। महाराणा कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का जो क्षेत्र है, हाड़ौती का क्षेत्र है, वृंदावती नाम से पुकारा गया है। बार्डिक क्रॉनिकल्स के अनुसार यहाँ पर जो चौहान वंश स्थापित हुआ था वो नाडोल से आया था। नाडोल सेप्ट ऑफ चौहान जो थे, ये नाडोल के चौहानों का पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण हुआ तो वहाँ से माणिक्य राय नाम का एक व्यक्ति जो है हाड़ौती क्षेत्र में आता है और वही इस राज्य की स्थापना करता है। अपनी राजधानी बनाता है बम्बावदे। इतिहासकार इसे माणिक्य राय द्वितीय कहते हैं। इसी माणिक्य राय द्वितीय, माणिक्य राय सेकंड की जो 6th जनरेशन है, उसमें जो एक शासक आता है उसका नाम था हाड़ा राज, और उसके पीछे इन चौहानों को हाड़ा चौहान कहा जाने लगा। इसी वंश में एक और शासक आता है देवी सिंह हाड़ा, जिसको देवा हाड़ा भी कहा जाता है, जो माना जाता है मेवाड़ के शासक हमीर या खेता की सहायता से यहाँ अपने साम्राज्य को ढंग से स्थापित करता है। यहाँ पर उषाहरा नामक स्थान पर मीणाओं का शासन होता है, उनको यहाँ से हटाता है। तात्कालिक मीणाओं के सरदार का नाम था जैता मीणा। इस एरिया को बूंदी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बूंद के आकार की एक वैली थी, घाटी थी, इसलिए ये बूंदी कहलाया। यहाँ पर जो मीना थे वो भी बूंदा मीना कहलाते थे। बूंदी का इतिहास लिखने वाले 19वीं शताब्दी के इतिहासकार सूरजमल मिश्र ये कहते हैं कि 1241 में देवा मीना ने बूंदी में अपना राज्य स्थापित किया था। देवा के उत्तराधिकारी आते हैं समर सिंह। उन्होंने 1264 में कोटिया मीना को पराजित करके कोटा के आसपास के क्षेत्र को हाड़ौती राज्य में मिलाया। समर सिंह ने अपने पुत्र जैत्र सिंह को कोटा का जो है शासन प्रशासन सौंप दिया, जो आगे जाके वहां पर एक गुलाब महल का निर्माण भी करवाते। समर सिंह ने अकायलगढ़ और मुकुंदरा का क्षेत्र भी जो है हाड़ौती में जोड़ा। इतिहासकार ये मानते हैं कि समर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तानों का आक्रमण भी हाड़ौती प्रदेश में हुआ, जिसमें उन्होंने उस क्षेत्र की दिल्ली के आक्रमणकारियों से रक्षा की। समर सिंह के बाद अगले उत्तराधिकारी आते हैं जिसे नरपाल या नापूजी कहा जाता है। उन्होंने पलायथा के राजपूत सामंत खींची महेश दास को पराजित किया। जिस जैत्र सिंह ने समर सिंह के समय में कोटा को जीता था, उसका प्रशासन उसे दिया गया था, जिसे जैतसी भी कहा गया है। उसको नपूजी के समय में कोटा का स्वतंत्र अधिपति मान लिया जाता है, तो कोटा भी एक तरह से स्वतंत्र रूप से साथ साथ में आगे बढ़ती। कर्नल टॉड कहते हैं कि नपूजी सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, जबकि और इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए नपूजी वीरगति को प्राप्त होते। नपूजी के बाद सत्ता में अल्प समय के लिए उनका पुत्र आता है, इसे हल्लूजी हमीर कहा गया है। अभी हल्लूजी हमीर के समय मेवाड़ के शासक जो हैं, खेता जो है, वो अटैक करते हैं बूंदी के ऊपर, हाड़ौती के ऊपर, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ता है। अब इस समय के जो बार्डिक क्रॉनिकल्स ये बोलते हैं कि खेता मेवाड़ का शासक क्षेत्र सिंह से खेता कहा जाता है, वो बम्बावदे की राजकुमारी से विवाह करने जाता है और वहां पर लाल सिंह नाम का एक शासक उसकी जो है विवाह के दौरान ही हत्या कर देता है। हालांकि बूंदी के इतिहास में लाल सिंह नाम का कोई शासक नहीं मिलता। खेता की मेवाड़ के शासक खेता की मृत्यु का बदला उनका पुत्र लाखा लेता है और हाड़ौती को मेवाड़ में मिला लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस जो है वहां के शासकों को दे दिया जाता है। 1354 में यहाँ पे बरसिंह हाड़ा नाम का शासक आता है, जिसने बूंदी में तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया, और यही तारागढ़ का जो किला है बूंदी का, वो अपने भित्ति चित्र यानी फ्रेस्कोस के लिए जाना जाता है। अगला शासक है राव बीर सिंह। 1405 से 1420 वही मेवाड़ के आक्रमणकारी अटैक करते हैं और दोनों में युद्ध चलता रहता है, लेकिन किसी को भी निर्णित विजय नहीं मिलती। अगला शासक बैरिसाल है, जो 1459 तक शासन करता है। इसके समय में मेवाड़, मालवा और गुजरात की सेनाएं अलग अलग समय में हाड़ौती पर आक्रमण करती। 1432 में गुजरात के शासक से युद्ध में पराजित होता है और काफी सारा धन उसे देना पड़ता है। मालवा का महमूद खिलजी भी 2 से अधिक बार आक्रमण बूंदी पर करता है और इसी के खिलाफ लड़ते हुए बैरिसाल की मृत्यु हो जाती है। 1459 से 1503 तक बूंदी का शासक है राव भांडो। सूर्यमल मिश्र लिखते हैं कि राव भांडो जो है वो जाना जाता है अपनी उदारता के लिए, अपनी फिलंथ्रोपी के लिए। अकाल से ग्रस्त लोगों में उसने अपना पूरा अनाज बांट दिया। इसी राव भांडो के 2 भाई जो हैं बाद में इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। इन्हें समरकंदी और उमरकंदी नाम से जाना गया। 1503 से 1527 नारायण दास अपने पिता के भाई उमरकंदी और समरकंदी जो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, दोनों को युद्ध में पराजित करता है और युद्ध में मार डालता है। चित्तौड़ के शासक मेवाड़ के शासक राणा रायमल के साथ
गुजरात और मालवा के अभियानों में वो शामिल होता है। कालांतर में वो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी लड़ता है। अगला शासक है सूरजमल 1529 से 1531। इसके समय में पुनः मेवाड़ के और हाड़ौती के संबंध खराब हो जाते हैं। सूरजमल की बहन कर्णावती का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ कर दिया जाता है। खानवा के युद्ध के बाद जब गुजरात के आक्रमण होते हैं, उस समय यही कर्णावती जो है वो आगे हुमायूं को राखी भेजती है। कर्णावती के दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह माइनर होते हैं। उनकी सहायता के लिए हाड़ौती के जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप मेवाड़ में बढ़ जाता है। इससे पूर्व राणा सांगा रणथंभौर की जागीर जो है वो सूरजमल को दे देता है। इस समय एक टर्म इजाज होती है, हाड़ा सिसोदियों का बैर। दरअसल राणा सांगा का एक योग्य पुत्र होता है, इसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो सत्ता का केंद्र मेवाड़ में बना लेता है और उस समय सूरजमल और रतन सिंह एक शिकार अभियान में जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को मार डालते हैं। सूरजमल का पुत्र है राव सुरतान 1531 से 1554। इसके समय की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए। अगला शासक है राव सुरजन 1554 से 1585। ये वो काल है जब कुछ समय के लिए शेरशाह और बाद में अकबर का समय आ जाता है। शेरशाह रणथंभौर को जीत लेता है। रणथंभौर को उसकी मृत्यु के बाद में पुनः जो है वो राव सुरजन है वो रणथंभौर पर कब्जा कर लेते हैं। 1556 में अकबर की सत्ता में आने के बाद 1562 में मालवा के अभियानों के दौरान के बाद में जो उसके राजपूताना अभियान होते हैं उसमें राव सुरजन हाड़ा जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार शुरू में नहीं करते हैं। इसी दौरान 1569 में रणथंभौर को मुगलों की सेना जीत लेती है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद में सूरजमल जो है अकबर की अधीनता अपनी शर्तों पर स्वीकार करते हैं, जिसमें एक ये भी था कि वो किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ में, और दूसरा जो है उन्हें जो है अधिकाधिक स्वतंत्रता, उनको वतन जागीर मिलनी चाहिए। अकबर स्वीकार कर लेता है। रणथंभौर का किला पुनः हाड़ाओं को दे दिया जाता है। मुगलों के प्रभाव से बूंदी में हाड़ौती प्रदेश में चित्रकला पर काफी प्रभाव पड़ते हैं और बूंदी जो है अपनी चित्रकला के लिए प्रख्यात हो जाता है। मुगल कालीन चित्रकला का जो फारसी प्रभाव है वो हाड़ौती या बूंदी की चित्रकला में देखा जा सकता है, जैसे 12 मासा, राग रागिनी इत्यादि। 1591 की चुनार की रागमाला जो है वो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक बहुत बड़ी कृति मानी जाती है। राव सुरजन का कद 1000 जात और मनसब से धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो मुगलों की सेना में असीम शौर्य वीरता का परिचय देते हैं। बाद में उन्हें बनारस की जागीर भी दे दी जाती है। उन्हें राव राजा की उपाधि मिलती है। 5000 का मनसब मिलता है। 26 से अधिक परगने मिलते हैं। राव सुरजन ने इस दौरान बूंदी हाड़ौती प्रदेश में 80 से अधिक छोटी बड़ी इमारतें बनवाई। इसमें कई किले, कई छोटे मोटे फोर्ट बेशन, कई पैलेसेस, कई घाट बनवाए, कई पब्लिक वेलफेयर की चीजें बनवाई, कई बावड़ियां बनवाई। बनारस में भी कई घाटों का निर्माण करवाया। द्वारका में रणछोड़ दास जी के मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। और जब वो बनारस में यानी काशी में रह रहे होते हैं तभी उनके दरबार में एक बंगाली कवि चंद्रशेखर शामिल होता है जो आगे जाके सुरजन चरित नाम की किताब की रचना करता है। 1585 में सुरजन राय की मृत्यु हो जाती है। 1585 से 1607 तक अगला शासक है राव भोज। ये भी काल अकबर का काल है। राव भोज अपने भाई दूधा के साथ मुगलों की सेना में कई अभियानों में शामिल रहता है, जिसमें गुजरात व उड़ीसा के अभियान प्रमुख थे। 1600 में अकबर की दक्कन की अंतिम विजयों में जो अहमदनगर में जो सीज की गई थी उसमें इन्होंने असीम बहादुरी का परिचय दिया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर अहमदनगर में अकबर जो है एक बुर्ज का निर्माण करवाता है, उसे भोज बुर्ज का नाम दिया जाता है। 1607 में भोज की मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बनता है रतन सिंह 1607 से 1631। ये काल है मुगल बादशाह जहांगीर का। अपने पिता की समान रतन सिंह ने भी मुगलों के दक्कन अभियानों में मिलजुल कर हिस्सा लिया। जहांगीर उसे 5000 का मनसब और राव राय की उपाधि देते हैं। इसके अलावा सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि भी उसे प्राप्त होती है। दक्षिण में बुरहानपुर में जब वो थे तो उन्होंने एक छोटा सा कस्बा दक्कन में बसाया जिसका नाम रतनपुर रखा। इस समय कोटा में राव रतन के भाई हृदय नारायण का शासन होता है और लगभग इसी समय खुर्रम का विद्रोह होता है। खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए हृदय नारायण को भी साथ लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो कोटा छोड़कर भाग जाते हैं। इससे नाराज होकर जहांगीर कोटा जो है पुनः हाड़ौती यानी बूंदी के शासकों को दे देते हैं। 1628 में जब खुर्रम शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है तो रतन सिंह के लड़के माधो सिंह को स्वतंत्र रूप से कोटा की रियासत दे देता है, जो कि भारत की स्वतंत्रता तक एक स्वतंत्र रियासत के रूप में आगे बढ़ती है। रतन सिंह चित्रकला के प्रेमी थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि सर बुलंद राय की उपाधि भी उन्हें चित्रकला प्रेमी होने के कारण
जहांगीर की नज़दीकियों के कारण मिली थी। रतन सिंह का एक पुत्र जो था वो अत्याचारी था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने मिलकर मार डाला, तो उन्होंने किसी पर मुकदमा नहीं चलाया, जो उनकी न्यायप्रियता का जो है एक बहुत बड़ा द्योतक है। 1631 में रतन सिंह की मृत्यु बालाघाट में हो जाती है। अगला शासक राव छत्रसाल है, 1631 से 1658 तक, यानी पूरा काल शाहजहां के समय का। छत्रसाल उसी गोपीनाथ का पुत्र है जिसे ब्राह्मणों ने मार दिया था। छत्रसाल अपने 11 भाइयों को अलग अलग जागीर व परगने प्रदान करता है। यही आगे चलकर हाड़ौती की 11 कोटड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। शाहजहां के अंतिम काल में उनके पुत्रों में जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, उसमें वे दारा शिकोह का पक्ष लेते हैं। जब उनको पता भी चल जाता है कि दारा शिकोह हारने वाले हैं, इसके बावजूद भी वो जो है शूरवीरता का प्रदर्शन देते हैं और सामूगढ़ की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनकी याद में 1683 में उनके पुत्र शंभू सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण भी करवाया। हाड़ौती के पाटन में उन्होंने केशवराय मंदिर का निर्माण करवाया। बूंदी के किले में छत्र महल का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि अपने दादा रतन सिंह के जैसे ये भी चित्रकला के प्रेमी थे और इनके समय में बूंदी की जो चित्रशैली वो काफ़ी पुष्पित पल्लवित हुई, और इन्हीं के समय में चित्रशाला, बूंदी की चित्रशाला अस्तित्व में आती है। चित्रशाला अपने हरे कलर के बैकग्राउंड और चटक रंगों और अपने फ्रेस्को यानी अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। अगले शासक है राव भीम सिंह, 1658 से 1682। ये काल औरंगजेब का काल है। हालांकि छत्रसाल ने सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की खिलाफत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब ने उसकी शूरवीरता से प्रभावित होकर उसके पुत्र भाऊ सिंह को जो है बूंदी का उत्तराधिकारी माना। लेकिन कुछ ही समय बाद में औरंगजेब ने अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए भाऊ सिंह के छोटे भाई भगवती सिंह को बूंदी का सिंहासन सौंप दिया। इस दौरान कई लड़ाइयाँ होती है, जिसमें खटोली की लड़ाई, गोटरदा की लड़ाई, जिसमें भाऊ सिंह जो है वो डोमिनेट करता है। आखिरकार औरंगजेब को अपनी गलती समझ में आ जाती है और भाऊ सिंह को पुनः वापस सत्ता सौंप देते हैं। मुगल मनसबदारी में उसे 3000 का जात, 2000 का सवार का रैंक मिलती है। भाऊ सिंह ने 1660 में चाकण का घेराया, चाकण की लड़ाई में भी भाग लिया था, जिसमें वो ढूंढाड़ के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के साथ में लड़ता है। औरंगजेब के समय उसे औरंगाबाद का फौजदार बनाया जाता है। अपनी फौजदारी के समय उसने औरंगाबाद में कई इमारतों का निर्माण भी करवाया और वहीं 1682 में उनकी मृत्यु हो गई। भाऊ सिंह के कोर्ट में, दरबार में भी कई साहित्यकार विद्वान थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था मतीराम, जो कि श्रृंगार परक या जिसको बोला जाता है रीतिकालीन हिंदी कवियों में बहुत बड़ा नाम है, और उनकी प्रसिद्ध रचना है लैला लैलम। ऐसा माना जाता है कि भाऊ सिंह स्वयं भी ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था नैबत राम। 1682 में भाऊ सिंह के बाद 15 वर्षीय अनिरुद्ध सत्ता में आते हैं, जो 1695 तक हाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में, शासक के रूप में रहते हैं। ये पूरा काल औरंगजेब के समकालिक काल है। औरंगजेब ने उसे अपने दक्कन के अभियानों में साथ रखा और जाटों का विद्रोह जब हुआ तो उन्होंने जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राम, जो उनका लीडर था, उसको दबाने का काम भी सौंपा। अगले शासक है राव बुद्ध सिंह, 1695 से 1738। इससे पूर्व एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बतानी भूल गया था। अनिरुद्ध की एक पत्नी थी, महारानी थी, रानी चंपावती, जिसे रानी नाथावती भी कहा जाता है। इन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध के एक पुत्र थे जैत्र सिंह, जिन्होंने 1706 में बूंदी में जैत सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसी तालाब में गणगौर की सवारी करते समय कई महिलाएं जो है डूब के मर गई और साथ में गणगौर की प्रतिमा भी जलमग्न हो गई। इसके बाद ही किंवदंती बन गई, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। बहरहाल अगला शासक राव राजा बुद्ध सिंह, 1695 से 1730। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। 1707 में एक युद्ध हुआ जिसे जाजुआ का युद्ध कहा जाता है। इसमें ये बहादुर शाह की तरफ से लड़े थे। बहादुर शाह सत्ता में आते हैं, खुश होकर इन्हें महाराव राणा का खिताब दिया जाता है। 1729 में इनका जो है संघर्ष, इनकी अनबन जो है जयपुर के राजा सवाई जय सिंह से होती है। सवाई जय सिंह विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से बुद्ध सिंह को सत्ता से हटा देते हैं और दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पे बिठा दिया जाता है। यही वो समय है जब बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में मराठे जो है अपने शीर्ष पर पहुंच चुके थे और 1734 में बूंदी में उत्तराधिकार के मामलों को लेकर, सत्ता के मामलों को लेकर पहली बार मराठों का राजपुताना के राज्यों में सक्रिय जो है वो हस्तक्षेप प्रारंभ होता है। बुद्ध सिंह सत्ता से हटाया गया तो उनकी पत्नी ने होलकर को राखी भेजकर आमंत्रित किया कि आप बुद्ध सिंह को वापस सत्ता में बिठाइए और दलेल सिंह को भगाइए। हालांकि होलकर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। 1739 में बेंगू में ही
फिर बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध सिंह के बाद में दलेल सिंह रहे 1730 से 1748 तक। सवाई जयसिंह के पपेट रूलर थे। सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा का, राजकुमारी कृष्णा का विवाह इनके साथ किया। हुरडा सम्मेलन हुआ, उसमें भी ये शामिल हुए। अगले शासक है राव राजा उम्मेद सिंह। 1749 से लेकर 1770 मराठों का हस्तक्षेप अपने चरम पर था इस समय। उम्मेद सिंह की मां ने मल्हारराव होलकर को राखी भेजी थी, क्योंकि बुद्ध सिंह का ये पुत्र था, तो वो मल्हारराव होलकर को मामा कह के बुलाता था। तो मल्हारराव होलकर और कोटा के शासक की सहायता से ये बूंदी की सत्ता में आता है। इनके समय में कई राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल होती, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे, बस ये समझ लीजिए कि राजपाट छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं और बाद में हाड़ौती प्रदेश में श्री जी के नाम से विख्यात होते हैं। कई बार इन्हें वापस सत्ता में आना पड़ता है सक्रिय राजनीति में, क्योंकि इनके बाद के उत्तराधिकारी इतने ज़्यादा प्रबल नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि बूंदी के तारागढ़ जिले की जो चित्रशाला है उसको फाइनल शेप देने में इन्हीं का रोल था। अपने जीवित रहते इन्होंने एक गोल्ड आइडल बनवाई, मतलब एक सोने की प्रतिमा बनाई और उसका अंतिम संस्कार भी करवाया था। जिस तरह महाराणा प्रताप और उसके प्रिय घोड़े चेतक की कहानियां किंवदंतियों में, उसी प्रकार राव राजा उम्मेद सिंह और उनके घोड़े हाजा की किंवदंतियां हाड़ौती प्रदेश में आज भी विख्यात है। उम्मेद सिंह का जो पीरियड है, एक तरफ मराठे, एक तरफ कोटा के राजा मजबूत हो गए थे, एक तरफ मेवाड़, एक तरफ जयपुर, तो इन सब से संघर्षों में गुजरा। उम्मेद सिंह के बाद 1770 में जब वो संन्यास ले लेते हैं तो उनका उत्तराधिकारी राव अजीत सिंह बनता है, जो लगभग 3 साल सत्ता में रहता है। उन्होंने हाड़ौती और मेवाड़ के बॉर्डर पर बिलेटा नाम के दुर्ग का निर्माण करवाया। अब बॉर्डर पर किला बना है, इससे मेवाड़ का शासक नाराज हो जाता है। मेवाड़ के अरी सिंह ने इस पर ऐतराज जताया। अरी सिंह को न्योता दिया जाता है कि आप आइए, हम मिलके शिकार करेंगे। ये कहानी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी, उसके कई पीढ़ियों बाद में इसका वापस दोहराव होता है। 1773 में अरी सिंह और हाड़ौती के राजा अजीत सिंह दोनों शिकार पे जाते हैं और वही एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। अजीत सिंह के बाद में उसका पुत्र विष्णु सिंह सत्ता में आता है। विष्णु सिंह के समय कोटा के जालिम सिंह का जो है बहुत ज़्यादा प्राबल्य बढ़ गया था, इसलिए वो उस माइनर शासक को अपने जो है डोमिनेंस में रखना चाहता था। उम्मेद सिंह, जिसका नाम श्री जी हो गया था, वो अपने पोते को सहायता देने के लिए वापस संन्यास छोड़ के सक्रिय राजनीति में आते हैं। कुछ समय रहने के बाद में वापस जाते हैं। बाद में झाला जालिम सिंह जो है वो अपनी पुत्री का विवाह भी शासक से कर देता है। बिशन सिंह का जो सत्ता का जो काल है, एक तरफ उसके दादा उम्मेद सिंह, दूसरी तरफ जो है झाला जालिम सिंह, दोनों जो है बहुत ही प्रबल व्यक्ति थे, दोनों के प्रभाव में गुजरा। कभी एक शक्तिशाली हुआ, कभी दूसरा हुआ। बहरहाल कई घटनाओं की उठापटक के बाद में फरवरी 1818 में ये अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है।